नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्न का। दिल्ली से सटा नोएडा, जहां बन रहे हैं हजारों लोगों के आशियाने, लेकिन एक आदेश ने लगा दिया इन आशियानों पर ग्रहण। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला। ओखला पक्षी विहार से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 49 प्रोजेक्ट पर असर। अधर में लटके लगभग 1 लाख फ्लैट, 30,000 तैयार फ्लैट में फिलहाल नहीं मिलेगा कब्जा, तो वहीं 70,000 निर्माणाधीन फ्लैट के भविष्य पर भी खड़े हुए सवाल। सरासर गलती है, जो फॉल्ट है वो अथॉरिटी का है। अथॉरिटी ने जमीन दी बिल्डर को और बिल्डर से बायर ने खरीदी, तो बायर की कोई गलती नहीं है। बिल्डर्स को के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो जाकर MOEF की जो स्टैंडिंग कमेटी है NBWL की, उससे परमिशन ले। हमारी तो ये रिक्वेस्ट है, केरलाई NCR की रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से कि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर में अपना डिसीजन तय करे और इसको एक सही पर्सपेक्टिव में देख करके इसका डिसीजन जल्द से जल्द दे। उधर मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड में रह रहे लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। 25 साल से रह रहे लोगों को 12 जून तक अवैध फ्लैट खाली करने का आदेश। अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से घर खरीदने वालों का इसमें क्या कसूर? जब अवैध निर्माण हुआ तो कहां थी सरकार, कहां थी अथॉरिटी? क्यों नहीं रोका गया बिल्डरों का फर्जीवाड़ा? इसी से जुड़ा है आज का प्रश्नकाल। एक मशहूर पुराना गाना है, एक बंगला न बने न्यारा। और आज के दौर में बंगला बना पाना तो सपना है, बस एक अदद फ्लैट की ही हसरत लोग दिलों में रखते हैं। उनके लिए जिंदगी की पूरी गाढ़ी कमाई वो लगा देते हैं और पूरी उम्र उसकी किश्तें चुकाने में काट देते हैं। और यही हर मध्यम वर्ग के परिवार की कहानी है। लेकिन अगर इस इंसान को अचानक पता लगे कि बिल्डर दरअसल उसके सपनों का आशियाना कानून को ताक पर रखकर बनाता रहा है, तो शायद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। या अगर 25 सालों से अपने घर में रह रहे लोगों को एक दिन अचानक घर खाली करने का नोटिस थमा दिया जाए, उन्हें बताया जाए कि उनकी इमारत ही अवैध है, तो उन पर क्या बीतेगी। देश के 2 शहर ऐसी ही समस्या से दो चार हैं। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड के 96 परिवारों को कल शाम तक घर खाली करना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद दिल्ली से सटे नोएडा में भी करीब 1 लाख फ्लैट्स पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ये सभी फ्लैट्स ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर दायरे को इको सेंसिटिव जोन बता दिया गया है, उसी में बने हैं। और ताज्जुब यह है कि जब ये फ्लैट्स बन रहे थे तब सरकार सो रही थी और प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे पड़ा था। किसी ने ना बिल्डर को रोका, ना कानून याद दिलाया। लेकिन जब फ्लैट्स बन गए, बिक गए, तब कानून का उल्लंघन नजर आया। और प्रश्नकाल में आज यही विषय उठा रहे हैं। पहले मुंबई, अब दिल्ली, नोएडा में हजारों फ्लैट्स पर ग्रहण। इसी से पैदा होता है आज का सवाल, क्या फ्लैट संकट के लिए बिल्डर, सरकार और अथॉरिटी का गठजोड़ जिम्मेदार? और आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप कीजिए PKPY अगर आपका जवाब हां है, अगर आपका जवाब ना है तो PKPN, और मैसेज कीजिए 51818 यानी कि 51818 पर। मेरे और आपके सवालों के जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं द हिंदू की डेप्यूटी एडिटर शालिनी सिंह, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के वकील गौरव बंसल, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिल्डरों की एक संस्था है, क्रेडाई के चेयरपर्सन ललित कुमार जैन, और मुंबई से हमारे साथ हैं कैंपाकोला कंपाउंड में रहने वाली मृणालिनी पोटदार, और दिल्ली में नौकरी करने वाले विनोद ने सवाल पूछा है। उनके सवाल से मैं शुरुआत करता हूं आज के प्रश्नकाल की। लोग अपना सब कुछ लगा देते हैं इन फ्लैटों के लिए, लेकिन आजकल बॉम्बे में हुआ, अब दिल्ली में चल रहा है, ओखला में, हर जगह ही है। तो लोग पहले तो अपना पैसा ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं ये जमीन इलीगल है, ये है, वो है। तो इसके लिए सरकार से गुजारिश है कि इनको पहले देखा जाए, लोगों का पैसा किस हिसाब से इस्तेमाल करना है, क्या करना है। और मुंबई से हमारी एक दर्शक हैं, भुक्तभोगी भी हैं, सुनंदा वर्मा, वो सवाल पूछ रही हैं। क्या है सवाल, सुनिए।
जब बिल्डिंग्स बनती हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो या कोई भी बिल्डिंग्स, तो अथॉरिटीज, बिल्डर्स और पॉलिटिशियंस की छत्रछाया में बनती हैं। और जब इन पे कोई संकट आता है, उनको कटघरे में कोई क्यों नहीं लाता है, उनको कोई सवाल क्यों नहीं पूछता है और उनको पेनल्टी क्यों नहीं की जाती है। ललित जी, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप क्रेडाई के चेयरपर्सन हैं। मुझे ये बताइए, ये आलम, ये नौबत आती क्यों है? मकान बन जाते हैं, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने की बात हो रही होती है, आप अपने सपनों में अपने घर को सजाने लगते हैं, पता लगता है कि नहीं, ये सपना तो अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा इसके साकार होने के लिए। ऐसा है, मुझे लगता है संदीप जी, दो अलग किस्सों को हम मिक्स कर रहे हैं। 1981 में जब स्मगलर्स और इलिसिट एलिमेंट्स इस व्यवसाय में थे और जिनके कारण बिल्डर ये नाम बदनाम हुआ, उस संदर्भ में आज का ये नोएडा का इशू न देखा जाए। मुझे बताइए, नोएडा में डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्लॉट काटे, उन्होंने प्लान पास किए, एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिए गए। उसके बाद में कोई एक व्यक्ति कोई कानून का कोई प्रावधान सामने रखता है और कोर्ट से या एनजीटी से ऑर्डर लेता है। मुझे इस देश के इस सिस्टम से आपत्ति है। डेवलपर या कोई भी बिजनेसमैन किसके भरोसे बिजनेस करे? यदि ऑक्शन में प्लॉट दिया गया है ये कह के कि यहां बिल्डिंग बनेगी, उसके बाद में 1 लाख मकान बन जाते हैं, जिसके लिए सारी परमिशंस दी गई है, जिसके लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस दिया गया है, और ऑल ऑफ अ सडन एक दिन कोर्ट ऑर्डर दे देती कि ये सारे काम बंद कर दीजिए। तो कैसे इस देश के कानून व्यवस्था पर कोई विश्वास करे? यानी कि आप व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। ललित जी, सबका हम व्यू लेंगे और थोड़ा थोड़ा हम छोटे छोटे जवाब देंगे। मैं छोटे सवाल भी पूछूंगा। व्यवस्था पर गौरव यहां सवाल उठाया जा रहा है कि सारी क्लियरेंसेस थी, अब वहां पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसके आप वकील हैं, वो बीच में आ जाता है और कहीं अड़चन अड़ा देता है और इन्हें बेकार में ही गाहे बगाहे इन्हें बलि का बकरा बना दिया जाता है, बिल्डर बदनाम हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर करूंगा कि जो ये पिक्चर ललित जी ने दिखाई है वो बिल्कुल अपोजिट है जो हकीकत है। हकीकत के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे ये बात तो है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसी लैप्सेस हैं, मगर इसका पूरा साथ बिल्डर लॉबी ने दिया है। मैं आपको ये जो हम केस कर रहे हैं इसी में का एक उदाहरण देता हूं कि एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलती है आपको, EIA नोटिफिकेशंस है 2006 की, उसमें आपको फॉर्म 1 भरना पड़ता है बिल्डर्स को, तभी वो एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलती है। इस केस में बिल्डर्स ने फॉर्म 1 भरा। ताज्जुब की बात है कि करीब करीब जितने भी बिल्डर्स वहां पे आए हैं, जो एनजीटी में इम्प्लीड हुए बिल्डर्स इस केस में, ओखला बर्ड सेंचुरी वाले में, उसमें से आधे से ज्यादा लोगों ने ये नहीं दिखाया है, उनके जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो 300 मीटर दूरी पे बन रहे हैं, और उन्होंने अपने फॉर्म 1 में ये कहा है कि 15 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस, मतलब कि हवा का जो डिस्टेंस है, एयर टू एयर डिस्टेंस में ओखला बर्ड सेंचुरी आ ही नहीं रही है, अस्तित्व ही नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये कहना यहां पर कि लैप्स जो है वो पॉलिसी लैप्स था, ये बहुत गलत है। नहीं, ये देखिए, ये हम इसमें कागजी कार्रवाई में फंसे तो आम आदमी का ना तो हम दुख समझ पाएंगे, ना उन्हें हम असल बात समझा पाएंगे। मुझे ये समझाइए कि अगर 2006 का ये प्रावधान है, फलाने सेक्शन में फलानी बात बतानी थी, तो ये बिल्डिंगें बनी कैसे गौरव? सर, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ आपको मैं जो एक कागजी, आप देखिए कागजी कार्रवाई ही सब कुछ आज के टाइम पे, अगर बिल्डर कोई चीज छुपाता है और उसके बेस पे जाके नोएडा अथॉरिटी से परमिशन लेता है और यूपी गवर्नमेंट से, ये हवा में थोड़ा बन गई, ओवरनाइट थोड़ा बन गई बिल्डिंगें, ये बनी कैसे? इन्हें रोकने के लिए मैकेनिज्म नहीं है क्या? नहीं, रोकने के लिए मैकेनिज्म है, मगर उसमें पूरा साथ जब अथॉरिटी बिल्डर्स का देगी तो कौन सी मैकेनिज्म काम आ जाएगी? नहीं, ये कमाल की व्यवस्था की बात कर रहे हैं शालिनी। मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा, 1 लाख मकान बन जाते हैं और वहां पर आपको एक डिस्क्लोजर देना था, वो तमाम बातें हैं, कोई देखने वाला नहीं इस देश में? अंधेर कर दी है क्या? इस कैंपाकोला कंपाउंड की शुरुआत, उस पर हम बात करेंगे, पहले नोएडा की बात कर लेते हैं। नोएडा में ये 1 लाख फ्लैट्स कैसे बन गए?
और अब बताया जा रहा है नहीं जी, ओखला पक्षी विहार है, उसके दायरे में आप आते हैं, आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। देखिए, कहानी आप किसी भी प्रदेश की ले लीजिए, लेकिन द प्रॉब्लम इज द सेम कि गवर्नमेंट अक्वायर्स, मैंने हरियाणा लैंड स्कैम पे बहुत काम किया, गवर्नमेंट विल अक्वायर द लैंड एट अ चीप रेट फ्रॉम द फार्मर्स, सेइंग कि ये पब्लिक यूज के लिए है, फिर आप लैंड यूज चेंज कर देते हैं और फिर उसका प्राइस में ही तो पैसे कमाए जाते हैं, प्राइस बढ़ जाता है। फिर बिल्डर चाहे बनाए ना बनाए, ही इज स्क्वाटिंग ऑन प्राइम प्रॉपर्टी। तो बात यही है। अब कैंपा कोला पे आप आइए, बिकॉज इट्स ऑल द सेम स्टोरी, मतलब नाम अलग अलग हैं। इसकी शुरुआत कहां से हुई? 1955 में बीएमसी लीज्ड द लैंड टू प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड टू सेट अप अ फैक्ट्री रेजिडेंशियल के लिए नहीं। फिर 1980 में सैंक्शन दिया गया टू डेवलप अ पोर्शन फॉर रेजिडेंशियल यूज। इसमें माफिया के भी लोग आते हैं, बिल्डर्स आते हैं, व्हाटएवर और राजनीतिक दल आते हैं। Exactly. सबसे ज्यादा जमीन के मालिक तो हमारे बड़े बड़े राजनेता हैं। ओके, फिर परमिशन दी जाती है फॉर 5 फ्लोर्स फॉर ईच बिल्डिंग, और क्या करते हैं? दे आर मेकिंग 20 फ्लोर्स, 17 फ्लोर्स, 7 फ्लोर्स, 6 फ्लोर्स। वो तो सुप्रीम कोर्ट में सुपरटेक को पूछा गया है ना कि आपने इतनी मंजिलें कैसे बना दी? कि नहीं, वी वर श्योर कि हम मिल जाएगी परमिशन। उन्हें पहले से ही पता था कि हाँ, पैसे, मोटे पैसे दे दिए जाएंगे और जितनी मंजिल बनानी हो बना लो। तो आप शुरुआत देखिए ना, जब आपकी बुनियाद ही झूठ और फरेब पे है, तो आगे जाके तो इट्स गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड ना। एंड आप टेलीकॉम का तो रोकने वाला कोई नहीं। बेसिकली द कंज्यूमर इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, बिकॉज मेरे कॉलीग्स टाइम्स ऑफ इंडिया में जो ये कवर करते हैं बॉम्बे में, जैसे बॉम्बे में एक भी ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है जो इलीगल ना हो, तो रेजिडेंट भी कहां जाए? नहीं, पर ये जो एक तर्क दिया जाता है ना, और मैंने गौरव को भी सुना है हमारे चैनल पे भी और जगह भी, कि नहीं, ड्यू डिलिजेंस करिए जी। जो कंज्यूमर है, जो मकान खरीदने वाला है, मैं क्या क्या ड्यू डिलिजेंस करूं? मेरा काम है क्या ये? मैं गाड़ी खरीदने जाता हूं, मैं ड्यू डिलिजेंस करूंगा? मैं एयरक्राफ्ट में बैठने लगूं, नहीं जी पता करो एयरक्राफ्ट के बारे में तमाम बातें। मोटरसाइकिल खरीद रहा हूं, मैं ड्यू डिलिजेंस करूंगा? ये सरकार का काम है। इलीगल है बॉम्बे में, जो मुझे खबर दी गई स्टूडियो में आने से पहले अपने ही पत्रकार मित्रों से, कि एवरी डेवलपमेंट इन मुंबई इज इलीगल। सो व्हाट डज अ रेजिडेंट डू? And it must be the case in other cities and other areas as well. So it is a government's job to have a policy to correct all this. Past की जो भी मतलब दिक्कतें और कमियां हैं, नहीं, पर उसका एक कॉमन पॉलिसी ना, ये नहीं कि आप कभी रेगुलराइज कर लें इलीगल कॉलोनी, कभी नहीं करें। और शायद मृणाली आपकी समझ से भी ये परे होगा, मैं आपके पास आता हूं। सवाल ये कि जब बिल्डिंग बन जाती है तब क्यों याद आता है हमारी संस्थाओं को, तब उन पर रोक क्यों लगती है? वो बनी ही कैसे? और आप तो वहां सालों से रह रही थी। दिल्ली से वकील हैं आशुतोष, उन्होंने सवाल पूछा, उनका सवाल पूछने के बाद आपके पास आता हूं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब ये प्लान बना तब सरकार को क्यों पता नहीं चला कि लीगल है कि इलीगल है? सरकार जब फ्लैट बन गए, पब्लिक ने पैसा दे रखा है, उसके बाद ये प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है? और दिल्ली से ये एक डॉक्टर हैं SN कटियार साहब, उन्होंने हमें फोन किया। फोन पर क्या कहा सुनिए। जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी हैं वो जिस तरह से परचेजर उसमें परेशान हो रहा है, कभी रूल के हिसाब से, कभी लोकेशन के हिसाब से, इस सब की जिम्मेदारी सिर्फ कंट्रोलिंग एजेंसी की है, क्योंकि बिल्डर अपने फायदे के लिए जो परचेजर है उसके पास कोई क्लैरिटी नहीं देता है। बहुत लेट ये पता चलता है कि किसकी वजह से हो रहा है। अगर कंट्रोलिंग एजेंसी ईमानदारी से अलर्ट रहें तो सब चीज ठीक से और सही टाइम पर हो सकती है। मृणाली, आपको कभी अंदाजा हुआ कि जिस कैंपा कोला कंपाउंड में आप रह रही हैं वो दरअसल एक अवैध इमारत है? कभी आपको ये अंदाजा था? पहले तो अंदाजा नहीं था, क्योंकि हमने 85 में ये बुक किया था और 90s में रहने आए हैं। उसके बाद हम इतने साल रहे, बाद में पानी मांगने बीएमसी के पास गए तो बीएमसी ने हमें रोक लिया। फिर हमने, हमारी सोसाइटी ने कोर्ट में इसके लिए एक अर्जी बनाई। उसमें कोर्ट ने हमको पानी के लिए ना बोला। फिर आगे गए और बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बिल्डरों ने, बीएमसी ने बिल्डरों को 5 मंजिल की इमारत बनाने के लिए
कहा गया था, लेकिन उसके बदले में 20 माले की बिल्डिंग बनी। बीएमसी कहते हैं हमने 5 माले की बिल्डिंग जब हुई थी और ऊपर के माले जब चढ़ रहे थे तभी हमने बिल्डर को नोटिस दी थी, सिर्फ नोटिस दी थी, फिर भी बिल्डर ने ये बांधे। अगर ये डिमोलिशन का प्रॉब्लम है तो उस वक्त उन्होंने डिमोलिशन क्यों नहीं किया? हाँ। अगर उस वक्त बीएमसी ने डिमोलिशन किया होता तो आज ये नौबत हम लोगों पे ऊपर नहीं आती थी, हम घर से बेघर नहीं होते थे आज। इसका कोई ख्याल ही नहीं करता है क्या? आम लोगों के कमाई का पैसा यानी वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है? उम्र भर जो पूंजी जमा करते हैं वो आप फ्लैट खरीदी करने में गवा देते हैं और उसका अंतिम इफेक्ट ये होता है कि आप इलीगल फ्लैट में रहते हो, आप घर खाली करके चाबियां हमारे पास दे दीजिए। हम क्यों चाबियां देंगे? ये घर हमारी मेहनत से बना है, हमारी उम्र भर की कमाई से बना है। मेरी माँ ने इस घर में अपनी कमाई से ये घर खरीदा था। अब मैं मेरे माँ की अकेली बेटी हूँ, उनकी उम्र 92 इयर्स की है। सरकार ने तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत कुछ किया है। अगर 92 इयर्स की सिटीजन को आज आप रास्ते पे ला रहे हो तो ये कहाँ का न्याय है? मेरी माँ ही नहीं, ऐसे बिल्डिंग में कितने तो भी लोग हैं जो सीनियर सिटीजन है। मैं खुद भी सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे हस्बैंड सीनियर सिटीजन है। तो हम क्या रास्ते पे आ जाए? रेफ्यूजी बना दिया गया है अपने ही देश में। कैंपाकोला कंपाउंड में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत साल पहले 60-70 साल पहले वो सरहद पार से आए थे, वो रहने लगे, आज उनको लगता है कि वो फिर से रेफ्यूजी बन गए हैं। ललित साहब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बिल्डर कहीं ना कहीं मिलीभगत करता है, कोई ना कोई काला धंधा करता है, लेकिन क्या ये मिलीभगत की साफ एक मिसाल, चाहे कैंपाकोला कंपाउंड की बात हो या मैं नोएडा की भी बात करूं, मिलीभगत तो होती है ना कि बननी है 15 बिल्डिंग बना दी 40, सुप्रीम कोर्ट तक का मैं जिक्र कर रहा हूं, बाकायदा नाम ले रहा हूं बिल्डर का, मिलीभगत होती है, मानेंगे ये बात आप? बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है, आप आज के समय में कोई एफएसआई का वायलेशन हो ही नहीं सकता। जो व्यवस्था है उसमें आप ध्यान रखें। नोएडा देखिए, हालांकि मैं उस एरिया में काम नहीं करता हूं, नॉर्थ में, मैं वेस्टर्न इंडिया से बिलोंग करता हूं, किंतु आज मैंने आपके इंटरव्यू के लिए जो सारी इंफॉर्मेशन ली उसमें गौरव जी जो बता रहे हैं कि बिल्डरों ने मिस रिप्रेजेंट किया एमओयूएफ को, मुझे नहीं लगता ये सही बात है। दूसरा, ये जो 10 किलोमीटर का दायरा है, अगर 10 किलोमीटर का रेडियस आप मार्क करें तो प्रगति मैदान तक ये सारी डेवलपमेंट इसमें अफेक्ट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट प्लान पर एनसीआर या जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने इसको नो डेवलपमेंट जोन बना देना चाहिए। फिर नोएडा ने ललित जी माफी के साथ कह रहा हूं, माफी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि घर का सपना एक मध्यम वर्ग परिवार, एक गरीब परिवार के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। या तो आप बहुत मासूम हैं सर, या तो आप बहुत इनोसेंट हैं, या आप तथ्यों के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर नोएडा की बात करते हैं, ग्रेटर नोएडा का मैं जिक्र करूं, पूरी के पूरे मकान वहां बनने शुरू हो गए जो सब कुछ इलीगल था। आप मुझे यह मत बताइए कि इतनी ईमानदारी से काम होता है इस देश में। मैं आपको संदीप जी, क्योंकि क्या है, बिल्डर ये शब्द बड़ा आसान है किसी को गाली देने के लिए, लेकिन इस तरह से हम अगर बिल्डर को प्रक्षेपित करेंगे तो आपको मैं बताता हूं जवाबदारी के साथ, अच्छे लोग इस बिजनेस में नहीं रहेंगे और फिर आपको मोटी चमड़ी वाले ऐसे लोगों से ही काम कराना है जो बिल्कुल इलीगल ही काम करना चाहे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं मुझे नहीं लगता है सर, मैं कह रहा हूं कि अच्छे लोग भी हैं, बात में, लेकिन बहुत सारी ब्लैक शीप भी हैं इस धंधे में, उनका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। और हम कंज्यूमर राइट्स की बात भी तो करें, कंज्यूमर राइट्स तो बिल्कुल है ही नहीं। आप कुछ भी बेचेंगे, स्पेसिफिकेशंस कुछ हैं, जब फाइनली जब रेजिडेंट ऑक्यूपाई करता है, द फ्लैट इज टोटली, आई मीन बिलो पार, जो आपने पैसा खर्च किया। देयर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सच केसेस, और आप कह रहे हैं बिल्डर्स बहुत अच्छे लोग हैं, लीगैलिटी एंड डेवलपर्स, उनके सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी तो है ही नहीं। चलिए देखिए, ललित जी जारी रखिए।
डिविएट नहीं करना चाहिए। आप उस सब्जेक्ट को लेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। सबसे पहले, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। आप एक समझिए कि सारे एडवाइजर और गवर्नमेंट के कानून ये कहते हैं कि आप एग्रीमेंट को पढ़कर सही कीजिए, साइन कीजिए। देखिए, क्रेडाई का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। सर बहुत अच्छा कि आपने ये बात कही। सर ललित जी बहुत अच्छा आपने कहा कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है क्रेडाई का। मैं आपकी सारी बातें फेस वैल्यू पे मानने को तैयार हूं। आपने जो जो कहा मैं हर बात फेस वैल्यू पर लेता हूं। मुझे ये बताइए, क्रेडाई ने आज तक कितने बिल्डर्स को ब्लैकलिस्ट किया है? या फिर आप ये कहिए कि इस देश में सारे के सारे बिल्डर सारे कानून फॉलो करते हैं, कोई गोरख धंधा नहीं करते? एक नाम बताइए जिसको आपने ब्लैकलिस्ट किया हो। मैं आपको जवाबदारी के साथ कहता हूं कि 2 शहरों में डेवलपर्स को निकाला गया है एसोसिएशन से, और ये आपको बताते हुए बिल्कुल मैं रिकॉर्ड पर हूं कि जिस डेवलपर को बाहर निकाला गया उस डेवलपर का बिजनेस बंद हो गया। इसलिए ये नहीं है कि क्रेडाई एक्शन नाम भी बता दीजिए। पहली बात, नाम भी बता दीजिए। नहीं, देखिए, उसके लिए मुझे लीगल एडवाइस लेना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं डॉक्यूमेंट शेयर करवा सकता हूं रिस्पेक्टिव एसोसिएशन से, लेकिन आई कैन नॉट नाउ ऑन टीवी टेक द नेम। कोई आदमी गोरख धंधा कर रहा है, बिल्डरों का नाम बदनाम कर रहा है, आप नाम लेने को तैयार नहीं है। 2 मिनट, ऐसा है संदीप जी, इसमें लीगलिटी इन्वॉल्व है। मुझे बाद में कोई डिफेमेशन में नहीं आना है। आपको ये डॉक्यूमेंट देखने के लिए अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। दूसरा एक हमेशा ध्यान में रखिए, किसी भी प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दिए बगैर आपको रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल नहीं मिलेंगे। सर रिस्पेक्ट भी की जाती है, सिर्फ दी नहीं जाती, बिल्डर लोगों को आपको अर्न करनी पड़ती है रिस्पेक्ट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा तो आपको वही मिलेगा जो फिर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। नोएडा का आप देख लेना, फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसमें ये सारे डेवलपमेंट लीगल करार दिए जाएंगे। चलिए मैं मान लेता हूं, गौरव यहां पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ललित जी मैंने आपको बहुत वक्त दिया जी। सर आपको मैं इसका, अभी इन्होंने कहा कि 2 बिल्डर इन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं। इसका आपको बहुत पेक्युलर एग्जांपल देता हूं। एक बिल्डर, इन्होंने जो 2 बिल्डर ब्लैक लिस्ट करे होंगे ना, ऑब्वियसली वो उन्होंने कंपनी ब्लैक लिस्ट करी होंगी। अब क्या होता है कि कंपनी लॉ का सहारा लेके वो जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी एक अलग कंपनी खोल लेते हैं और पता लगता है कि वो उस कंपनी को जो ब्लैकलिस्ट हुई उससे काम करना बंद करा, सारा का सारा जो फंड था वो साइफन ऑफ करा और दूसरी कंपनी में लगाया और बाद में फिर से वो क्रेडाई के मेंबर हो गए। तो ये जो एक ऊपरी तौर पे जो कहना है, ये जो एक पिक्चर सी बना दी जाती है ना कि बिल्डर बहुत सही है, और क्या कहते हैं इसमें बिल्डर क्या करता है, आम आदमी जानते हैं, सब जानते हैं, सब भुक्तभोगी हैं। बिल्कुल बताया 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जो बात शालिनी कह रही थी, मिलता कितने का है। जी। और उसमें भी आपको एक बात, बिल्डिंग बनती रहती है, एक टावर बन रहा है, आपको पोजीशन दे दी जाएगी, उधर मलबा, धूल, मिट्टी, धक्कड़, आवाज चलती रहेगी, कहिए जाके भैया रहने लगी, रहिए उस मिट्टी में। आपको इसका एक और सिंपल एग्जांपल दूं, ये जो एक कहना है कि एक तो पहली बात ये होगी कि बिल्डर को इन्होंने कहा कि ब्लैकलिस्ट करे। अब मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर ये अपने ही इसमें खोजबीन करें तो पता लगेगा वो जो 2 बिल्डर थे वो दूसरी कंपनी का नाम उन्होंने उठाया, एक नई कंपनी फॉर्म करी, सारे के सारे फंड साइफन ऑफ करे, उस कंपनी में लाए। मैं उनकी बात को फेस वैल्यू पर लेता हूं कि 2 बिल्डर इन्होंने, एक मिनट ललित जी, प्रिजम्पशन पे जा रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूं आपको सर थोड़ा तो संयम बरतिए ना, थोड़ा संयम बरतिए, मैं सबको मौका दे रहा हूं, थोड़ा संयम बरतिए। मैं मान लेता हूं कि 2 बिल्डर्स को आपने ब्लैकलिस्ट किया है, तो मतलब हजारों बिल्डर तो है ना इस देश में। कहने का मतलब ये हुआ 99.9% बिल्डर ईमानदार है कि हर बिजनेस में ब्लैकशिप है। आप ऐसा अगर जनरलाइज करेंगे तो फिर मैंने कहा वही होगा कि आपको कोई अच्छा बिजनेसमैन नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत बात। नहीं, आप जो ब्लैक शीप है, मैं तो लगातार ये कह रहा हूं ललित जी, आपने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया कि अच्छे लोग भी हैं, अच्छे बिल्डर्स भी हैं, लेकिन बुरे बिल्डर्स भी हैं, पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं। बिल्डर्स भी है नहीं सर बिल्डर्स अच्छे हैं। एक मैं हर बिजनेस में जैसे ब्लैकशिप होता है, इसमें हो सकता है। जब रिलायंस ने का वो टेलीकॉम मैटर आया था, उनको लाइसेंस मिला था लिमिटेड मोबिलिटी का, और उसको फिर पता चला कि वो फुल मोबिलिटी दे रहे हैं। सरकार ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ पनिशिंग द कंज्यूमर दे कुड हैव कैंसिल द लाइसेंस कैंसिल नहीं किया, 500 करोड़ का फाइन डाल के दे लीगलाइज्ड इट।
ओके, नाउ दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल, क्योंकि जो सही टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे उनके लिए बहुत अनफेयर था कि उनको मतलब अनफेयर रूट से एक लेजिटिमाइज्ड ऑपरेटर आ गया, लेकिन कस्टमर को पेनलाइज नहीं किया। अभी इस केस में भी अगर बिल्डर्स को मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पेनल्टी दिया जाए दैट इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीलोकेट ऑल दीज रेजिडेंट्स। ये तो मृग तृष्णा है। आप मिराज की आइडियल वर्ल्ड की बात कर रही हैं। जितनी सबसे बड़ी प्रेस्टिजियस कॉलोनीज बनती हैं, टावर्स बनते हैं, उनकी एक लिस्ट निकाल लीजिए, उसमें देखिए कौन कौन लोग रहने वाले हैं। उसमें मंत्री भी मिलेंगे, उसमें सांसद भी मिलेंगे, उसमें रसूखदार लोग भी मिलेंगे। ये कड़वी हकीकत है। मैं गौरव आपके पास आ रहा हूं, ललित जी भी कुछ कहना चाहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और IBN 7 पर हम दर्शकों की राय और सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि प्रश्नकाल जारी रहेगा। IBN 7 पर आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आज हम बात कर रहे हैं उन हजारों लोगों की जिनकी खून पसीने की कमाई से तैयार आशियानों पर ग्रहण लग गया है। एक तरफ जहां नोएडा में 30,000 आशियाने तैयार हैं, लेकिन पूरा पैसा देने के बाद भी लोग अपने घरों में नहीं रह सकते, वहीं मुंबई के कैंपा कोला कंपाउंड में 25 सालों से अपने घरों में रह रहे लोगों का आशियाना उजड़ रहा है। यहाँ का एक भी रेसिडेंट चाबी जमा नहीं करेगा। पुलिस आइए, निकालिए। हमको जेल में डाल देवे, रहने के लिए या तो जगह दे, नहीं हम कैंपा कोला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। जिस पे बीतती है वही जान सकता है क्या। इन लोगों की उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। इनकी जिंदगी भर की कमाई यानी इनका आशियाना उजड़ने वाला है। 75 साल के डॉक्टर प्रमोद पोटदार और 70 साल की उनकी पत्नी मृणाली को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे बेबस है। उम्र इतनी है कि खुद सामान भी पैक नहीं कर सकते, ऊपर से हर वक्त बिस्तर पर रहने वाली 90 साल की मां जाए तो कहां जाए। जिंदगी भर की पूंजी इस फ्लैट पर लगा दी ताकि बुढ़ापा चैन से गुजरेगा, लेकिन अब इस बात की फिक्र है कि कैसे कटेगा बुढ़ापा, कहां जाएंगे इस उम्र में। हमारे दिन भी जो भी बाकी है वो भी जल्दी मिट जाए तो भी हमको कुछ वादा नहीं। इतने तक हमारी मन की स्थिति हो गई। कल तो मरना ही है, आज मरेंगे तो भी चलेगा। वैसे तो आदर्श के लिए भी कोर्ट का न्याय है ना, डिमोलिश करने के लिए, तो वो क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें सब मिनिस्टरों के फ्लैट्स है, इसलिए नहीं हो सकता। हम आम आदमी है, इसलिए हमारी किसी को परवाह नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। जिंदगी भर की इनकी पूंजी क्यों इनसे छिन रही है। आखिर क्या है कैंपा कोला सोसाइटी में फर्जीवाड़े और लोगों से धोखे की कहानी। 1981 में कैंपा कोला की जमीन पर बिल्डिंग बनाने की इजाजत 3 बिल्डर्स यूसुफ पटेल, BK गुप्ता और PSB कंस्ट्रक्शन को मिली। 1983 में बिल्डर ने 5-5 मंजिलों की 9 इमारत बनाने का प्लान BMC को सौंपा, जिसे मंजूरी मिल गई। लेकिन फिर बिल्डर ने प्लान बदले हुए ज्यादा मंजिलों का प्लान BMC को दिया, जो नामंजूर हो गया। फिर 5 मंजिल की मंजूरी के हिसाब से बिल्डर ने निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन BMC के नोटिस के बावजूद बिल्डर ने अवैध रूप से कई फ्लैट्स बना डाले और 1989 तक सारी बिल्डिंग बनाकर बिना लोगों को फर्जीवाड़े की बात बताए सारे फ्लैट बेच डाले। जब फ्लैट बिक गए तब BMC ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि बिल्डर ने गैर कानूनी निर्माण किया है। मामला कोर्ट में गया, पहले सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक अदद छत लेने में लगा दी। इसमें बिल्डर का दोष है तो हम लोग का क्या, हम लोग का वो मिस्टेक है कि हम लोगों को उठाया जा रहा है और पूरी दुनिया भरी पड़ी है ये इलीगल बिल्डिंग से, तो हमारे ही खाली बिल्डिंग के पीछे क्यों ये हाथ धो के लगे हैं। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो दूसरे राजनीतिक दल भी खुद को अदालती आदेश के आगे बेबस बता रहे हैं। पर बड़ा सवाल, आखिर जब अवैध निर्माण हो रहा था तब BMC कहां थी? बिल्डर पर महज चंद लाख का जुर्माना क्यों लगा? बिल्डर पर लोगों को धोखा देने का केस क्यों नहीं चलाया जाए?
क्यों बिल्डर से लोगों के नुकसान की भरपाई न करवाई जाए? विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। और मुंबईकर ही हैं विजय मेहरानी, उन्होंने भी अपना सवाल पूछा है। क्या है उनका सवाल, सुनिए। बिल्डर, पॉलिटिशियन और कॉरपोरेशन का ये जो नेक्सस है, जो आज के दौर में एक माफिया बन के हमारे सर पे मंडराता है, तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ टूल्स है या रेगुलेशन है कि ये माफिया को तोड़ा जाए और आम नागरिक को, विक्टिम्स को कुछ उनके हक में कुछ फैसला सुनाया जाए? पर मेरे ख्याल से मेहरानी साहब, सवाल तो आपका जायज है। ये सिर्फ बिल्डर माफिया नहीं है, ये सरकार भी माफिया बनी हुई है। वो भी मिले हुए हैं, तभी बिल्डर जो करना चाहते हैं वो करते हैं और निकल जाते हैं। ट्विटर पर नीति रावल ने लिखा है कि पहले कैंपाकोला कंपाउंड में फर्जीवाड़ा और अब ओखला पक्षी विहार का मामला। आखिर खामियाजा हमेशा आम आदमी को ही क्यों भुगतना पड़ता है? क्योंकि वो आम है, वो खास नहीं। इसका जवाब शायद ये होगा। मृणालिनी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब जबकि कल आपको फ्लैट खाली करना है, आप क्या करेंगे? हम तो बीएमसी ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमारी फ्लैट की चाबी उनके पास दे दें, लेकिन हम हमारी फ्लैट की चाबी उन्हें नहीं देने वाले। ये हमारे कमाई की जो आशियाना बना है, हमारी मेहनत का है और इस पे किसी का हक नहीं बनता कि हमारी रहने की जगह छीन ले। सरकार के तो बहुत प्रोग्राम्स रहते हैं, बुजुर्गों को घर देना, अपना सीनियर सिटीजन के लिए बहुत से सारे उन्होंने कायदे बनाए हैं। हर पुलिस के गाड़ी पे लिखा हुआ आता है, आपको किसी ने तकलीफ दी हुई तो ये नंबर पे फोन कीजिए, आप हमारी मदद के लिए। बीएमसी तो हमारा छल कर रही है। कोई मदद के लिए आया है आपकी मदद के लिए आया है? क्योंकि देखिए मृणालिनी, एक सीधी सी बात यह है कि आप कानून का उल्लंघन करेंगी कल तक अगर आपने फ्लैट की चाबी नहीं दी। अगर हो सकेगा तो क्या बिल्डर ने नहीं उल्लंघन किया? हमारा ये सब जो है वो रिकॉग्नाइज हो सकता है। उसके लिए बिल्डर ने पेनल्टी भरी थी और वो 20 स्टोरी के लिए भरी थी। फिर भी बीएमसी को ऐसा लगा उन्होंने जो पेनल्टी भरी है वो कम है, इसलिए उन्होंने बिल्डर को फिर से बनाने के लिए कहा और वो लीगलाइज करने के लिए कहा था। इसके बारे में हमारे पास एविडेंस भी है। फिर भी ये क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता ललित? और इसमें मेरा सवाल ये जुड़ा हुआ है ललित जी, मुझे ये बताइए कि 5 मंजिलें बनाने की इजाजत है, 5 माले जो कहते हैं मुंबईया भाषा में, और आप 19-20 माले बना देते हैं। एक आम आदमी अपने घर में 2 फुट का भी ज्यादा कुछ इस्तेमाल कर ले तो बीएमसी वालों को तभी फटाक से पता लग जाता है और पहुंच जाते हैं। ये इमारत बन कैसे गई 1989 में, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूं मिली भगत होती है, कम से कम अब तो मान जाइए। संदीप जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। इसमें मुझे एक दिमाग में एक रोशनी ऐसी आई है कि यदि कैंपाकोला प्रीमाइसेस के लोगों को कोर्ट ने ऑर्डर दिया, यदि इनको जस्टिस पहले 2-3 साल में मिल जाता तो उस वक्त की कीमत में शायद ये नया मकान भी ले लेते। किंतु 30 साल के बाद आपने मेरा सवाल घुमा दिया। उनको कहा जा रहा है ललित जी, आपने मेरा सवाल घुमा दिया। मुझे ये बताइए, 5 मंजिल बनाने की इजाजत थी, उससे ज्यादा बन कैसे गया और किसी को पता नहीं लगा? वो तो गलत है, वो नहीं बननी चाहिए। तो मिली भगत है ना? मैं आपको तो मिली भगत है। पहले ही ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा कि देखिए 1981 में जो स्मगलर टाइप के लोग इस बिजनेस में थे, उसके कारण ही ये बिजनेस बदनाम हुआ है। किंतु मैं अभी कैंपाकोला निवासियों की मदद के लिए एक चीज सोच रहा हूं कि यदि 30 साल का विलंबित न्याय प्रक्रिया के कारण उनको नुकसान हो रहा है, सर जल्दी तो करिए, क्या ये नहीं जल्दी कीजिए सोचने में। कल उनको खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ेगा, रात गुजारनी पड़ेगी। सुनिए तो सही, हाँ, मैं जो बताना चाह रहा हूं आप सुनिए तो सही। 3 साल के भीतर यदि ये न्याय मिला होता तो शायद वो उसके आसपास के रेट में दूसरा मकान ले पाते। 30 साल तक यदि उनको ये न्याय प्रक्रिया से गुजरना पड़ा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके लिए न्याय प्रणाली जवाबदार है और इसको
ये क्लासिक केस हो रहा है क्या इस प्रणाली ने? हाँ, बेहद घटिया डिफेंस है ये। हाँ, और सबसे कमाल की बात है ललित जी कि आप ये बात कह रहे हैं क्रेडाई के चेयरमैन होके, आप न्याय प्रणाली को दोष दे रहे हैं, जबकि सारा का सारा कराया आप ही के जो एसोसिएशन मेंबर्स का है। तो सबसे जो एक दुख की बात यह है कि आप इसमें प्लीज आप इसमें न्याय प्रणाली को मत आप बीच में डालिए। आपकी गलती है, आप माने। ललित जी प्लीज देखिए, एक हद होती है, उस हद से आगे मत। आपका एक ही एजेंडा है, अगर इस तरीके से करेंगे न्याय प्रणाली को, अगर आप बीच में ला रहे हैं तो ये बहुत ही घटिया बात है। आप समझिए, बहुत ही घटिया बात है। और शायद ये नहीं करना चाहिए। पहले प्लीज गवर्नमेंट कोई ऑर्डर क्यों देके नहीं समझ रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं कि आप कोर्ट्स को क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। ललित जी आप कोर्ट्स को क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं? गौरव जी आप अपनी वकीली मत बताइए, मैं आपको जो बता रहा हूँ संदीप जी, आप ये सुझाव को समझिए और शायद इसमें वो उन निवासियों की कुछ मदद हो जाए। बताइए। बात यह है कि यदि 30 साल की प्रक्रिया में यदि कोर्ट इसको कोर्ट तो शायद अब ओवरनाइट कुछ नहीं करे, लेकिन गवर्नमेंट अगर सिंपैथेटिकली इसको आज रात को सोचे कि ठीक है ये डिफिकल्टी कुछ सोशल जस्टिस का पैमाना लेकर या तो उनको अभी ये बिल्डिंग रेगुलराइज करने के लिए कुछ जद्दोजहद करे या म्हाडा के कुछ मकान इनके लिए उपलब्ध कराए, पर इसमें निश्चित रूप से धोखाधड़ी बिल्डर करे करनी चाहिए, क्योंकि ललित जी धोखाधड़ी बिल्डर करे, सरकार वहां पर मुआवजा देती फिरे। धोखाधड़ी बिल्डर करे, क्यों ना इस बिल्डर को चौराहे पे ले जाके इसको हैंग टिल डेथ कर दिया जाए। ये क्यों नहीं हो सकता? नहीं, ये फिर आप थोड़ा सा ज्यादा हमारे साथ हो जाती है। आप बिगो ओवरबोर्ड कीजिए। मगर आप सबसे पहले संदीप जी, बिल्डर के कोई सहानुभूति नहीं है। आप अकेला ही काम इलीगल करता है उनके प्रति सर आप ही बोलते रह जाएंगे। कोई सहानुभूति नहीं है। नहीं, कोई सहानुभूति नहीं है बिल्डर के प्रति, इसलिए मैं कोई बिल्डर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहे हैं आप तब लगातार। बिल्कुल 40 मिनट हो गए हैं आपको प्रोटेक्ट करते हुए। शालिनी कुछ कहना चाह रही है। शालिनी। हाँ जी, देयर इज अ कमिटी हेडेड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्वाधीन क्षत्रिय, और ये ही हैज फाइनलाइज्ड हिज रिपोर्ट ऑन इलीगल स्ट्रक्चर्स इन थाने, पिंपरी, छिंचवाड़ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। तो चीफ मिनिस्टर को इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स पब्लिक करनी चाहिए एंड बाय टाइम फ्रॉम द कोर्ट। बिकॉज मेरा ये पॉइंट है कि यू कैन नॉट हैव एन एडहॉक पॉलिसी कि कभी किसी कॉलोनी को रेगुलराइज कर दिया, कभी नहीं किया, कभी रेजिडेंट्स को इविक्ट कर दिया। देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। तो ये जब रिसेंट है ये कमिटी और हैरान करने वाली बात शालिनी और दुखद बात मुझे ये लग रही है, मुझे एक चीज समझाइए, सरकार की जिम्मेदारी है, यहां पर राज्य सरकारों की बात कर लें हम, प्रशासन की जिम्मेदारी है, बिल्डर की जिम्मेदारी है, न्यायिक प्रक्रिया जो है हमारी वो भी बड़ी सुस्त है, उसकी रफ्तार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, लेकिन सजा कौन भुगत रहा है? एग्जैक्टली आम आदमी। ये अजीबोगरीब व्यवस्था है। So I think the state administration can step in to give relief। और ये जो पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट कि ये रिपोर्ट तैयार है, फाइनलाइज्ड है, इस रिपोर्ट के बेसिस पे कुछ मतलब द गवर्नमेंट कैन बाय नहीं करेगी ना। आप फिर आइडियल वर्ल्ड की बात करने लगी शालिनी, क्योंकि जो वहां पर ये 96 परिवार हैं, ये वोट बैंक नहीं है। जी बिल्कुल, ये वोट बैंक होते तो ये बिल्डिंग नहीं गिरने वाली थी, वहां नेता धरने पर बैठ जाते। जी। इनका कोई माई बाप नहीं है, इसीलिए ये इनके साथ ऐसा हो रहा है। मृणालिनी, मैं सही कह रहा हूं क्या? आपका वोट बैंक होता, आप चुनाव इधर उधर करवा सकते तो ये मकान नहीं गिरते। सूरत से बिजनेसमैन है हिमांशु पटेल, उन्होंने फोन किया। देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे पास फोन आए थे और हिमांशु क्या कह रहे हैं सुनिए। सूरत में अभी 1,20,000 स्क्वायर फीट का अनलीगल कंस्ट्रक्शन दूर हुआ है, तो पिछले 8 सालों से वो कंस्ट्रक्शन वैसे का वैसा ही खड़ा था। गवर्नमेंट ने वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटीज दी थी, ड्रेनेज की फैसिलिटीज की थी। 8 साल तक ये महानगर सेवा सदन को ये पता नहीं था कि ये अनलीगल कंस्ट्रक्शन है। ऐसे कंस्ट्रक्शन को 8 साल पहले उन्होंने परमिशन क्यों दी? ये हिमांशु की बात हुई। रांची से एक और फोन आया था, अंबुद सिंह है, उन्होंने क्या कहा सुनिए। सरकार और जो सेशनिंग अथॉरिटी है, दोनों की बराबरी की जिम्मेदारी। परेशानी और मुश्किल सिर्फ आम आदमी ही झेलता है। ये अथॉरिटी वाले सिर्फ अपना पैसा बना के गायब हो जाते हैं, लेकिन परेशानी जो होती है आम आदमी को झेलनी पड़ती है। ललित, एक चीज अब छोड़िए ये आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि इसमें बात घूमती रहेगी, ना आप जिम्मेदारी मानेंगे ना कोई और जिम्मेदारी मानने वाला है।
मुझे ये बताइए, आम आदमी को क्या प्रोटेक्शन मिल सकती है? आप क्रेडाई के चेयरपर्सन हैं, आम आदमी इस तरह से फंस जाए, मैं सारे बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं ये बात, लेकिन अगर एक धोखेबाज बिल्डर के झांसे में आम आदमी फंस गया, उसको कोई प्रोटेक्शन तो मिलनी चाहिए ना। ये बात कंसीड करेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, शालिनी जी ने जो थाने और पिंपरी चिंचवड़ की बातें बताई, मैं इस एरिया से बिलोंग करता हूं, मुझे इस बारे में डिटेल मालूम है। ये सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस ये डेवलपर्स के नहीं है। इसका मतलब यह है कि देखिए, जो लीगल काम करने के लिए जा रहा है उसको तो आप कटघरे में खड़े करेंगे, लेकिन जो रैम्पंट इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको नहीं रोकेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी है कि, और एक ध्यान में रखिए, हर माइक्रो एरिया के लिए एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर होता है। यदि वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर नाकाम रहता है तो पहला तो पनिशमेंट वहां से शुरू होना चाहिए। और इसलिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि जो डेवलपर बिजनेस कर रहे हैं ओनरशिप फ्लैट का, उनको लॉन्ग टर्म पे अपनी गुडविल स्टैब्लिश करनी पड़ती है, तो वो इलीगल काम नहीं कर सकते हैं। ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर होते हैं जिनको कंट्रोल करना होता है। और कोई कानून ऐसे इलीगल एलिमेंट्स के लिए, कानून के जो प्रावधान है वो शायद उन ठीक से ललित जी, जो आप बात ये जो दिखा रहे हैं ना, देखिए ये पब्लिक जो है ना वो सब जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बहुतेरी बातें आप जानते हैं, मैं जानता हूं, अभी मैं कह नहीं सकता हूं। अगर मैं बिल्डरों के बाकायदा नाम गिनवाकर बताऊं कैसे प्लॉट मिले, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। वो डेफेमेशन के चक्करों में मैं फंसना नहीं चाहता हूं, लेकिन दिल में दर्द होता है क्या? ईमानदारी से बताइए, जब मृणालिनी जैसी सिटीजन्स का आप दुख सुनते हैं, उनका दर्द सुनते हैं। छोड़िए बातों को ना सर, बहुत पैसे बना लिए, ईमानदारी से बताइए दुख होता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानूंगा संदीप जी, आप कितना भी कहें, जो डेवलपर बिजनेस कर रहा है अपने लॉन्ग टर्म गुडविल के लिए, वो इलीगल काम नहीं करता है। चलिए, शालिनी आपका, गौरव आपका, मृणालिनी जी, हम सिर्फ अपनी सिंपथीज ही आपको दे सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते, व्यवस्था भी कुछ ऐसी है। और ललित जी, आपके लिए और बिल्डरों के लिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जब अपना भाषण दिया, थैंक्स गिविंग भाषण जब वो दे रहे थे, उन्होंने कहा आरोप तो बुरे लगते हैं, आरोप से दुख होता है, लेकिन आलोचना ताकत का स्रोत होता है। आप मेरी हर बात को आरोप मानकर बैठ गए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आरोप भी थे और आलोचना भी थी, उससे थोड़ी ताकत लीजिए, थोड़ा सा लोगों का, आम आदमी का भरोसा जीतिए। तो ये बिल्डर लॉबी पे आपके जो समुदाय पर आरोप लगते हैं, ये थोड़े कम हो जाएंगे। आपको थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी दिखानी होगी, ये मैं उम्मीद रखता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। IBN 7 पर आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, एक कोशिश आपकी तीखी राय और सवालों का जरिया बनने की। हमें फेसबुक, ट्विटर और IBNखबर.com पर लगातार आपकी राय और आपके सवाल मिल रहे हैं। और फेसबुक पर अनुभव राय ने लिखा है कि देश के नागरिकों को राइट टू होम मिलना चाहिए, जिससे कि उनके घर के सपने के साथ ऐसी ठगी ना हो पाए। वहीं फेसबुक पर ही कमल नागवानी ने लिखा है कि इस मामले में खरीदार की कोई गलती नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सजा उसे ही मिल रही है। और अब बात आज के सवाल पर SMS के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था, क्या फ्लैट संकट के लिए बिल्डर, सरकार और अथॉरिटी का गठजोड़ जिम्मेदार है? और अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक आप में से 97% लोग कह रहे हैं कि हां, यही गठजोड़ जिम्मेदार है, जबकि सिर्फ 3% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अपने घर का सपना देखना गुनाह तो नहीं, तो फिर अक्सर बिल्डर, सरकार और अथॉरिटी के गठजोड़ का खामियाजा आम आदमी, हम लोग क्यों भरें? आखिर क्यों मकान खरीदने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाने वाले इंसान को बेईमानी और छल कपट का सामना करना पड़े? आखिर कानून तोड़े जाते वक्त क्यों नहीं हल्ला मचता है, सख्ती होती है, सजा मिलती है? आखिर क्यों सालों साल अपने घर में रहने के बाद यह पता चलता है कि आपके घर की बुनियाद ही पड़ती है? आखिर सरकार ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना सकती जिसमें बिल्डर की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए? कानून तोड़ने और मरोड़ने की सजा बिल्डर और घूसखोर सरकारी बाबू को मिले, आम आदमी खून के आंसू ना रोए। ये था आज का प्रश्नकाल। अब गुरुवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।